Hello, good morning everyone. Welcome to Saurabh Sir classes and this is Chinu Thakur Jaiswal and today we are discussing about a very important examinations NET. Yes, which is organized by NTA. In NET paper 1 we have 10 units. ठीक है, तो ये 10 units जो है we are covering all the units one by one. सबसे पहले जो unit है that is teaching aptitude. तो we have already given the classes around 3 or 4 I think. Yes, 3 classes already started from the unit 1. ठीक है, तो चलो आज start करते हैं. एवोल्यूशन सिस्टम आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं. आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, कहीं पर भी आपको एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. अगर पसंद आए क्लास तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है, चलिए यूनिट 1 में आज हमने क्या पढ़ना है. उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूं कि जो यूनिट 1 है वो इम्पोर्टेंट है क्यों. तो ये जो टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं. कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग. तो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं. ठीक है, मेरी प्रीवियस क्लासेस में मैं ये सारी चीजें कवर कर चुकी हूँ और बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि फटाफट से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जून में एग्जाम है. ठीक है, आज हम लोग करेंगे एवोल्यूशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशंस. ठीक है, एवोल्यूशन होता क्या है. क्या बात होता है कि हम लोगों को हमेशा ये देखना पड़ता है, अगर आप टीचर हैं तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपने जो पढ़ाया क्या स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ा. तो उसको चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं. आप टेस्ट लेते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, मिड एग्जामिनेशंस है, फाइनल एग्जामिनेशंस है. तो ये सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशंस हम लोग लेते हैं ये किस लिए ली जाते हैं. एग्जाम करके हम लोग चेक क्या करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं कि कितना इंफॉर्मेशन हम दे सके और कितनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ले चुका. तो ये जो चेक करने का पैटर्न है ये एवोल्यूशन है. ठीक है, तो इसके हमने टाइप्स देखने हैं कि कितने टाइप्स के एवोल्यूशंस हो रहे हैं. चॉइस बेस्ड, आजकल तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट का मतलब एक पैटर्न है कि एजुकेशन जो है ना किसी भी तरीके से बोझ नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के लिए. ही और शी शुड बी हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम और टीचर को भी उसी हिसाब से पढ़ाना है, तो चेंजेस लेके आने हैं. तो हमें ध्यान देना है अपने क्वेश्चंस के हिसाब से कि हमें क्या क्या पढ़ना है. प्लेसमेंट्स, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव में. ठीक है, अगर मैं अप्रोचेस की बात करती हूँ और अगर मैं नेचर की बात करती हूँ कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंसेस, तो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंसेस ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है. मतलब हर एक पेपर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. एक एक करके इन सबके मीनिंग अच्छे से देख लेते हैं. सबसे पहले आता है प्लेसमेंट एवोल्यूशन. प्लेसमेंट क्या होती है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि इस कॉलेज में तो प्लेसमेंट है, इतने परसेंट देने से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो. ठीक है, तो इट इज डन, प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस. सिंपल सी बात है. उसके एग्जाम्पल क्या है, ऑब्जर्वेशनल मैथड, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, जो नीट एग्जामिनेशन वगैरह है, तो वो सब क्या है, प्लेसमेंट दी हुई है ना कि हाँ एग्जाम पास करके आएंगे आपको इतनी प्लेसमेंट मिल रही है. ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, तो इन सब में प्लेसमेंट्स है. ठीक है, इसके बाद अगला आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन. सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं इसमें. और आपका एवोल्यूशन जो सिस्टम है दूसरा आपका समेटिव पे. ठीक है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, समेटिव एवोल्यूशन, इसको ध्यान से समझना. आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको जाते ही इंजेक्शन तो नहीं लगा देता, जाते ही आपको मेडिसिन तो नहीं प्रिस्क्राइब करता. पहले वो क्या करता है, पहले वो डायग्नोस करता है, यानी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझता है कि भाई प्रॉब्लम क्या हुई है, क्या चीज का इशू है. उसके बाद वो उसी के हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है कि क्या मेडिसिन देना चाहिए, क्या इसको अपना प्रिकॉशंस लेने चाहिए. तो सेम वे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस जो होती हैं वो लर्नर की जो प्रॉब्लम्स होती है, डिफिकल्टीज होती हैं और उसकी जो वीकनेस होती है, जब वो इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो वो उस चीज को ग्रैस्प क्यों नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं उसको समझ पा रहा, इस चीज को डायग्नोस करना होता है. तो ये होता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन. ठीक है, दिस इज अ प्रिवेंटिव स्टेप टेकन टू सिलेक्ट द एरिया टू बी इम्प्रूव. जिस इलाके मतलब जिस एग्जाम के जो फेज है, मतलब समझ लो अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स पढ़ रहा है, मैथ्स में बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स है, उसे अलजेब्रा तो समझ में आ रहा है लेकिन ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रहा, तो ज्योमेट्री को अच्छे से डायग्नोस किया टीचर ने कि अच्छा इसके इस वाले एरिया में इसको प्रॉब्लम हो रही है. फिर उसी एरिया को स्पेसिफिकली दूर करने के लिए वर्कशीट्स बनाई और उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया. ठीक है, तो दैट इज डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन. दिस टेस्ट फाइंड आउट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम. बिल्कुल, एक कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को अगर हो रही है, क्यों हो रही है,
पहले क्या होता था, स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम करता था, अच्छा तुमने आज काम नहीं किया, आज तो तुमको डंडे पड़ेंगे, ठीक है, अच्छा तुम ऐसा करो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। बट अब वो मेथड नहीं चलते। अब क्या कहा जा रहा है कि आपको एक मतलब अच्छा और कॉम्पिटिटिव टीचर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, आपके टीचिंग मेथड्स को भी चेंज करना पड़ेगा इफ योर स्टूडेंट्स इज नॉट हैप्पी विद योर टीचिंग एटीट्यूड, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी इस एग्जाम्स में आती है जब हम एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। तो व्हाट इज फॉर्मेटिव एवोल्यूशन? इट जनरली यूज्ड टू एग्जामिन द लर्नर प्रोग्रेस इन द लर्निंग प्रोसेस। क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर्मेटिव, ये समझ लो फॉर्मेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर मैं तुम्हारी क्लास, अभी मैं जैसे तुम लोगों की क्लास ले रही हूँ, ठीक है, अगर अभी ये लाइव सेशन होता और आप लोग उसी समय कहीं प्रॉब्लम में आ रहे होते, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे होते, या फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होते, तो मैं उसी समय ऑन द स्पॉट उस चीज को सॉल्व करूं और फिर से आपको रीटीच कर दूं कि हाँ अच्छा ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है। या फिर एक छोटा सा यूनिट टेस्ट मैं ले लूं और यूनिट टेस्ट में मुझे समझ में आया, ओ ये तो इस एरिया में आपको समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं रीटीच करूं उसी टॉपिक को, और ये चीजें जो है ये फॉर्मेटिव में आएंगी। ओके, और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि कंटिन्यूस फीडबैक मिलते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन को समझ के रखना, कंटिन्यूस फीडबैक, ठीक है, वो होता है फॉर्मेटिव में। फीडबैक ये सिर्फ फॉर्मेटिव में ही होता है, कंटिन्यूस। ये टीचर को भी पता चलता रहता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ, मैं कहाँ ठीक से पॉइंट को नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, दो को, तीन को, अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी गड़बड़ हो रही है, मुझे अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस फीडबैक आता है, और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग सक्सेस के लिए, और इशू जो होते हैं लर्निंग प्रोसेस में उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका समेटिव एवोल्यूशन। अब समेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, सिंपल सी बात याद रखो, जो एंड में एग्जामिनेशन होते हैं, 6 मंथ में एग्जाम हो या फिर एंड में फाइनल एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके, कि वो समेटिव होते हैं, जिसमें सबमिट कर देना होता है कि हाँ ये मेरा हो गया, अब मैंने सारा कंप्लीट हो गया, मेरा साल कंप्लीट हुआ, मैं एग्जाम दे दिया, 6 मंथ कंप्लीट हुआ, मैंने अपना एग्जाम दे दिया। तो जब कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए तो उस समय एक एग्जामिनेशन जो होता है दैट इज समेटिव, ठीक है। ये टेन्योर में होता है, जो भी टेन्योर सेटअप किया जाता है उसके हिसाब से हो जाता है। नॉन रेफरेंस एवोल्यूशन और क्राइटेरियन एवोल्यूशन, ये अच्छे से समझना है, दोनों एवोल्यूशन में फर्क क्या है समझ लो। पहले मैं तुम्हें एक ग्रुप, एक पिक्चर दिखाती हूँ। अब ये पिक्चर देखो, यहाँ पर एक ये ग्रुप है, ठीक है, एक ये ग्रुप है, ये पीर ग्रुप है, मतलब ये जो है इसके साथ में मतलब पढ़ने वाले सीनियर्स हैं, या फिर इसके साथ इससे थोड़ा बेटर पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होगा, इसको परसेंटाइल को सिद्ध करेगा कि इनमें से तुमने कितने मार्क्स लिए, इनका इतना परसेंटाइल था, तुम उस अगर रेशियो में पहुंच गई तो तुम भी पास हो गए, ठीक है। ये होगा परसेंटाइल ग्रुप को। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है कंपेयर करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसके साथ, जो दूसरे पीर ग्रुप है उनकी परफॉर्मेंस के साथ। ये बात समझ में आई। और अगर मैं क्राइटेरियन की बात करूं तो वो अपने आप से, जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर करेगा स्टूडेंट की नॉलेज और उसकी स्किल, ठीक है, जो पहले उसने स्कोर किया था उससे क्या उसने और थोड़ा अच्छा स्कोर किया है, तो यहाँ पर क्राइटेरियन आएगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे स्टूडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, उसकी परफॉर्मेंस पहले कैसी थी और आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, कितने परसेंट उसने और एक जंप लगाया है, वो सारी चीजें आएंगी। समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा वर्ड में समझ लेते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, लर्नर का जो वर्जन है लाइकिंग टू दैट ऑफ द अदर इन द ग्रुप हु हैव आल्सो टेकन द सेम टेस्ट, ठीक है। अगर 5 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 6 बच्चे ने टेस्ट दिया है, बाकी सारे पूरे 6 बच्चों में से सबसे ज्यादा मार्क्स 4 बच्चों के अगर एक परसेंटाइल पे सेट होके आ गए कि हाँ ये जो है ये 90% से अबव जो मार्क्स ला रहे हैं, तो बाकी बच्चे अगर उतने तक नहीं पहुंच पा रहे तो वो पास नहीं हुए, और अगर कोई बच्चा उस परसेंटाइल पे पहुंच गया, ठीक है, तो वो पास हो गया। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। परसेंटाइल आप नेट एग्जाम जो दोगे वो परसेंटाइल में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट्स होता है इसका डिक्लेयर कब होता है, परसेंटाइल बेसिस पे होता है। जितने भी पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे इसी एवोल्यूशन में आते हैं। क्लियर? और क्राइटेरियन रेफरेंस तो मैंने बता ही दिया है, जिसमें इंडिविजुअल जज किया जाता है, एक मतलब जो स्टूडेंट है उसको पर्टिकुलर उसी से जज किया जाता है कि पहले उसके कितने मार्क्स थे, और पहले उसके क्राइटेरिया मार्क्स जो थे वो अब उससे आगे आया है, या मतलब जो सिलेक्ट किया था उससे नीचे हो गया है, उसी हिसाब से
टीचर अपने मेथड को चेंज करता है कि अच्छा अभी स्टूडेंट में थोड़ी और कमी है, या फिर स्टूडेंट अगर 90% स्कोर कर रहा है, अच्छा हो सकता है 92% स्कोर कर पाए। तो ये जो होती है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आता है, ठीक है। अब हम इनोवेशन की बात करते हैं, क्योंकि 2019 तक तो सिर्फ क्वेश्चन आते थे डायग्नोस्टिक टेस्ट से लेकर और समेटिव टेस्ट से लेकर और ये सारे क्वेश्चन से लेकर। इस बार से आ रहे हैं इनोवेशन से भी लेकर, कि कुछ कुछ चीजें हैं जो एवोल्यूशन सिस्टम में इनोवेट की गई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। जैसे कॉन्सेप्ट मैप, आपने कई जगह पर देखा होगा, इस तरह की पिक्चर्स देखी होंगी। कोई एक मेन लीड है, मेन टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं कि ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें। तो कॉन्सेप्ट मैप बहुत हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ई पोर्टफोलियो। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो पहले पोर्टफोलियो देखो। अगर आप स्टूडेंट्स मतलब स्कूल में जाएं तो देखें कि स्टूडेंट्स का एक पहले मार्कशीट मिलती थी सिर्फ, ठीक है। लेकिन अब क्या मिलने लग गया, आप पूरा उसका पोर्टफोलियो मिलने लग गया है कि उसने ड्यूरिंग दी सेशंस क्या क्या उसने अचीव किया, ड्राइंग बनाए, क्या उसने उसकी नॉलेज में कैसे इन्हांसमेंट हुआ, उसने कौन से पेपर्स को कैसे सॉल्व किया, ये सारी चीजें एक पूरा मैगजीन बना के दिया जा रहा है, पोर्टफोलियो बना के दिया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं ई पोर्टफोलियो का, इसका मतलब ये हुआ व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, इफ यू आर डूइंग रिसर्च समथिंग, तो तुम अपने वीडियोस, अपने फोटोग्राफ्स सबको एक जगह सेटअप कर सको, एक ऐसा प्लेस जहां पर आप अच्छा आज मैंने ये ड्राइंग बना लिया, आज मैंने ये सेटअप कर लिया, तो वो सब एक जगह पर इकट्ठा करते रहो, तो आपका ई पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। वंस यू कंप्लीट योर अचीवमेंट कि हाँ ये मेरा जो मैंने सोचा था प्रोजेक्ट, वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो यू नीड टू चेक कि मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मैंने क्या क्या अपना वर्क किया, क्या क्या मेरा इसमें मैंने फोटोग्राफ्स इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। तो वो सारी चीजें कहाँ हो सकती है, ई पोर्टफोलियो में हो सकती है, ठीक है। तो आपके जो लर्निंग इंसिडेंट्स है वो सारे आप कलेक्ट कर देते हो एक प्लेस पर। इसके बाद आता है पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स। ये तो आजकल आप लोगों ने बहुत सुन लिया होगा कि पॉडकास्ट आपको मिलते हैं रात को सोते समय, आप कई बार अपने हेडफोन लगा के सुनते होंगे कि अच्छा ये रेडियो में मतलब आ रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, लर्नर अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो पॉडकास्ट के थ्रू होता है। टॉक शो परफॉर्मेंस, दिस इज इजी व्हेन यू डूइंग समथिंग, तो आप टॉक शो परफॉर्मेंस ही करते हैं जिसमें कि क्या होता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे अपने स्टूडेंट को ये बता सकते हो कि अच्छा ऐसे अचीव किया जा सकता है, ठीक है। मिनट पेपर, मिनट पेपर क्या होता है कि जब आप अपने किसी किसी सेशन में आपको बोलना है, सपोज ये आपको बताया गया कि कल आपको मॉर्निंग में एक सेशन में आपको कुछ बोलना है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, तो आप उसके पॉइंट्स बना लोगे एक पेपर पे, ठीक है, तो उसे आप मिनट्स पेपर कहते हैं। देन जस्ट इन टाइम टीचिंग, जस्ट इन टाइम टीचिंग में टीचर क्या करता है, वो लर्नर के लिए उसके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं उस पर नोट्स बनाता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से अपने जो लेसन होता है उसको डिजाइन कर देता है। सपोज अगर मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपके व्यूज ऐसे हैं, मान लो अगर मैं पॉडकास्ट की बात कर रही हूँ और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि पॉपुलर पॉडकास्ट का नाम लीजिए, तो आप दो चार नाम लेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा आपके व्यूज जो हैं वो इस टॉपिक को लेकर ज्यादा आप सोच रहे हो, तो मैं अपनी टीचिंग को उसी के दायरे में बनाऊं, तो दैट कम्स इन जस्ट इन टाइम टीचिंग। असेसमेंट रूब्रिक, सबसे ज्यादा जो जूनियर बच्चे हैं वो इस चीज को देखते हैं। इस तरह के टेबल आपने कई बार देखे होंगे जहां पर उसे पूछा जाए अच्छा तुम्हारा मैथ अच्छा है, हाँ मेरा मैथ अच्छा है, तो स्माइल बना दो। अच्छा तो तुमको क्या अच्छा लगता है, मैथ्स के सम करने अच्छे लगते हैं, यस अच्छा लगता है, स्माइल बना दो। अगर तुमको मैथ्स के लंबे लंबे सवाल अच्छे लगते हैं, नहीं नहीं अच्छे लगते हैं, तो चलो उसमें सैड फेस बना दो। तो दीज काइंड ऑफ एवोल्यूशंस जो एक पेपर में इजी रहती है, थोड़े अट्रैक्टिव होती है, आंसर करने में मजा आता है, दैट कम्स अंडर रूब्रिक। ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, मतलब जूनियर क्लासेस में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, बहुत सारे, अभी तो इतने सारे मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और इंस्टा पेजेस हैं जिसमें आपको आपकी जो भी आप टॉपिक सर्च कर रहे हो, कोई भी टॉपिक, तो आपको उसमें भर भर के इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो दीज ऑल कम्स अंडर दिस, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन। अब अगर आप लोगों ने ये क्लास पूरी ले ली है और इस क्लास में आप एवोल्यूशन को समझ चुके हो, तो ये क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से आराम से हल कर लोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द एवोल्यूशन प्रोसेस। अब इजी है, एवोल्यूशन प्रोसेस आपको बताना है जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, उन्हीं में से कोई आंसर आएगा। क्या बताना है, फॉर्मेटिव, ये देखो मैंने आपको बोला ना, फॉर्मेटिव,
समेटिव और डायग्नोस्टिक, इस पे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस, इसको भी अच्छे से करना होगा। तो फिलहाल आपको बताना है कि इसमें से फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या क्या है। ऑप्शन ए, अ टीचर अवार्ड ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांसलेटेड द कोर्स वर्क। अब ट्रांसलेटेड द कोर्स वर्क, सोचो कोर्स वर्क खत्म होने के बाद जो टीचर ग्रेड्स देता है बच्चों को, क्या वो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में आता है? चलो आगे रीड करते हैं। बी, during interaction with student in the classroom the teacher provides corrective feedback। याद आया मैंने कहाँ पर जोर दिया था? ठीक है, तो जब इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स के साथ किसी इशू को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर, तो जो टीचर है वो तुरंत एक अच्छा फीडबैक दे सकता है, या फिर जो स्टूडेंट है वो बता पाता है कि हाँ ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है। चलो देखते हैं सी को। तो बी तो मुझे लगता है ना। चलिए, द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट जो कि रेगुलर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स का हो जाता है ना, कि आज मैंने चैप्टर पढ़ा या कल मैंने एक छोटा सा टेस्ट ले लिया देखने के लिए कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं, दैट कॉल्स यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट, तो ये आएगा कि नहीं आएगा बताइएगा मुझे, ठीक है। देन टीचर क्लैरिफाइज द डाउट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। अच्छा मैं एक ट्रिक बताऊं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कंफ्यूज मत होना। अब जैसे बी मुझे लग रहा है, हाँ बी तो है, तो इसमें से देख लेते हैं बी कहाँ कहाँ है। फर्स्ट में बी है, सेकंड में बी है, थर्ड में बी नहीं है, तो इसको हटा दो, ठीक है। हटा देते हैं इसको, एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा फोर्थ में इसमें भी बी है, अब हमें और कोई ऑप्शन देखना है, ये तो कट गया, थर्ड तो नहीं होगा। चलो अब है द टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। क्या टीचर क्लास में ही स्टूडेंट के डाउट्स को सॉल्व कर देता है? बताओ, ये तो होता है ना फॉर्मेटिव में, ये तो होता है। तो डी है, इसमें डी है नहीं, इसमें डी नहीं है। इसमें डी है, हाँ इसमें डी है। इसमें डी है, हाँ इसमें भी डी है। तो अब कंफ्यूजन क्या रह गया? सी और एफ में रह गया। चलो सी देख लेते हैं। सी तो हमने पढ़ लिया, एफ देख लेते हैं। द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि मोटिवेशन मिलना टीचर के द्वारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन में, और द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट। अब यहाँ पर देखो, लर्नर को मोटिवेट करना, उससे क्वेश्चन आंसर करना, ये भी आता है वैसे तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में। लेकिन अब यहाँ पर सी तो है, क्योंकि यूनिट टेस्ट की बात है, सी तो है, लेकिन यहाँ पर एफ तो नहीं है और यहाँ सी नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिकली इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को एवोल्यूशन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर समझ में आ जाए तो जस्ट लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे और टॉपिक के साथ।